कितना बड़ा पाप है। और तुम अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हो, हमारे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। बंटी और नजदीक फिर से मैंने यहाँ पर जहाँ से खिले रहा है तो फिर देख लेना। मुझे भी पढ़ना है, अब आप मुझे कैसे पढ़ाएंगे? सावित्री, मैं कुछ सोचता हूँ। ज्योतिबा फूले जी इस बारे में विचार करते हैं और थोड़ी देर बाद इस चीज का उपाय सोचते हैं। सावित्री, मेरे को एक उपाय सूझा है। मुझे बताइए जी। कल जब मैं सुबह खेत में हल जोतने जाऊंगा तो तुम मेरे खाना ले देने के बहाने से आना, तो मैं तुम्हें वहीं बैठ कर पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल मैं जब आप खेत में जाएंगे तो मैं आपके लिए खाना लेके आऊँगी। इसी तरह अगले दिन सावित्रीबाई फूले जी खाना देने के बहाने खेतों में पढ़ने जाती हैं। अरे सावित्री, तुम आ गई? हाँ जी, आपके लिए मैं खाना लेके आई। क्या लेके आई हो खाने में? सरसों की सब्जी और रोटी। ये तो मेरा पसंदीदार भोजन है। आपके लिए मैं पसंदीदार भोजन लाई हूँ, तो आप मुझे मेरी चीज भी कीजिए, मेरे को भी पढ़ाइए। आओ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं घर जाती हूँ। मेरे पास बहुत सारा घर में बहुत काम है, बर्तन धोने और गोबर निकालना है, बहुत सारा काम है। आप अपना काम करिए और मैं अपना काम करती हूँ घर जाके। ठीक है, तुम जाओ। इसी तरह कुछ दिन सावित्रीबाई फूले जी खेत में आकर किया करती थी। एक दिन जब वह घर में पढ़ाई कर रही थी तो तभी कुछ ऐसा हुआ। अरे ये पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? दिखाओ क्या पढ़ रहे हो? तुम्हें पढ़ना किसने सिखाया? बाबूजी, इसे पढ़ना मैंने सिखाया। तुम्हें पता है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी औरत को पढ़ाने में? तुम्हें पता है एक सावित्री को शिक्षित होना और समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तुम अब से यहाँ ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? और मेरे घर से यहाँ से निकल जाओ। इसी तरह सावित्रीबाई फूले जी और ज्योतिबा फूले जी को उन्हीं के ही घर से निकाल दिया जाता है। वह ये सोचते हैं कि समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उन्हें समाज का एक डर था कि समाज वाले क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे हमारे परिवार के बारे में। उन्हीं के घर वालों ने उन्हें ही निकाल दिया। फिर जब वह रास्ते से जा रही थी तब उन्हें फातिमा शेख जी के भाई उस्मान शेख जी मिले। अरे ज्योतिबा भाई, तुम इतना चिंतित क्यों हो? अरे भाई, क्या बताऊं, बाबूजी ने सावित्री को पढ़ते हुए देख लिया तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं, चलो बहन, मेरे घर में जाके वहाँ पढ़ोगी और मैं तुम्हें फातिमा से मिलाऊंगा। अरे सावित्री, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ यहाँ और इतने चिंतित क्यों हो आप लोग? अरे दीदी, वो बाबूजी ने इसे पढ़ते हुए देख लिया तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। सावित्री, तुम चिंता मत करो, तुम आज से हमारे घर में रह सकती हो और तुम हमारे घर में रहोगे और हम दोनों पढ़ेंगे और हम और लोगों को भी पढ़ाएंगे। चलो मेरे घर। इसी तरह फातिमा शेख ने उन्हें अपने घर में जगह दी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर में रह सकती हो। उनका मन था कि वह और लड़कियों को भी शिक्षित करें। जैसे वह शिक्षित हो गई थी, वह चाहती थी कि लड़कियां भी और लड़कियां भी शिक्षित हों। वह स्कूल खोलना चाहती थी। कुछ दिनों बाद वह स्कूल खोलने के बाद वहाँ उन्होंने 8 बच्चों से शुरुआत करी, जिसमें 6 ब्राह्मण समाज की लड़कियां और 2 सामान्य वर्ग की लड़कियां थी। उन्होंने अनुसूचित जाति की लड़कियां थी। उन्होंने 8 बच्चों से शुरू किया और उन्होंने 1 से 2, 2 से 3 ऐसे ही 18 स्कूल खोले। जैसे हमारे पतियों ने हमें पढ़ाया, हम वैसे ही और पतियों को पढ़ाएंगे। हम भी पढ़ाएंगे। अरे तुम क्या पढ़ाओगी? तुम कलंक जैसी अपने पति
बेटी को मारना चाहते हो तुम यहाँ पे आके? अरे आप लोगों को पता नहीं है कि पढ़ाई का महत्व कितना है और पढ़ाना तो कितना अच्छी बात है। अरे लड़की पतियों को मारना चाहते हो यहाँ पर पढ़ाई करवा के? जाओ यहाँ से, हमारे गांव से। इन लोगों को पता नहीं है कि पढ़ना कितना वो है। ये हमारे ऊपर ऐसे पत्थर मिट्टी फेंक रहे हैं। इन्हें पता नहीं है पढ़ने का महत्व। सही कह रही हो दीदी, इनको इतना नहीं पता कि पढ़ाई का महत्व कितना है। पढ़ना हर लड़के को चाहिए। चलो छोड़ो, जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम तो करें। आइए। इसी तरह सावित्रीबाई फुले जी स्कूल में गई और सावित्रीबाई फुले जी स्कूल में पढ़ाकर घर जब आई तो उन्होंने ज्योतिबा फुले जी को आज का दिन के बारे में बताया। अरे सावित्री, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? बहुत ही गंदा। ये गांव के लोग बहुत ताने मारते, कहते हैं तू तो कलंक है, तू और कितना अपने पति को मारना चाहती है, ऐसा मत पढ़ाती है लड़कियों को। लड़कियों का शिक्षित होना बहुत बड़ा पाप है। अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे नहीं नहीं सावित्री, इतनी जल्दी हार मत मानो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम कल से ऐसा करना, अपने साथ झोले में एक धोती और डाल के ले जाना और घर के कपड़े पहन के जाना जाते टाइम। तो स्कूल में जाके कपड़े बदल लेना। ठीक है, आप अगर ऐसा कहते हैं तो मैं ऐसा ही करूँगी। अपना लक्ष्य नहीं भूलूंगी। अगले दिन से सावित्रीबाई फुले जी अपने झोले में एक दूसरी धोती भी ले जाती है। वह कहती हैं कि मुझे अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। वह ऐसे ही लड़कियों को शिक्षित करना चाहती थी। उन्होंने ऐसे करके 18 स्कूल खोले। अरे फिर से आ गाँव में कलंक करने की हमें। देखो तो तुमको शर्म ही नहीं है इसको तो। अरे ये गांव वाले तो अभी भी हमें ताने मार रहे हैं। इन्हें इतना नहीं पता कि हम लोग इन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना सब सह रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हम भी अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे और हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी तरह सावित्रीबाई फुले जी ने इतना कष्ट सहकर लड़कियों को पढ़ाया। एक बार एक विधवा गर्भवती महिला उनके घर आई जिनका नाम काशीबाई था। उनके पति की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी और वह गर्भवती थी। वह कह रही थी कि मुझे मरना है, मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती हूँ और अब मैं ज़्यादा समाज में नहीं रह सकती। फिर सावित्रीबाई फुले जी ने उन्हें कहा, तुम ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। उन्होंने कुछ दिनों बाद एक खुशखबरी आती है कि एक नन्हा मुन्ना बच्चा पैदा होता है जिसका नाम यशवंत रखा जाता है। सावित्रीबाई फुले जी यशवंत को गोद ले लेती हैं। बाद में वह उन्हें पढ़ा लिखाकर एक डॉक्टर बनाती हैं। कुछ दिनों बाद एक प्लेग नाम की बीमारी आती है जिसके वजह से कई लोगों की मृत्यु हो रही थी। यशवंत ने उन्हें बताया कि किस तरह की महामारी इस बार फैली है। सावित्रीबाई फुले जी भी नहीं रह सकती। वह भी अस्पताल जाके वहाँ पे मरीजों की जान बचाने लगी। इसी काम को करते करते वह भी प्लेग नाम की इस महामारी की शिकार हो गई। फिर उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया वह लड़कियों को नहीं भूलना चाहिए। लड़कियों को नहीं, पूरे समाज को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। इतना दुख सह कर लोगों के पत्थर गोबर ये सब सह करके उन्होंने बाकी लड़कियों को पढ़ाया। उन्होंने खुद दुख सहकर और लड़कियों को भी पढ़ाया। उनके लिए हमें उनको हमेशा याद करना चाहिए। यहाँ तक कि हर